हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और बाकी देशियों की तरह आज मेरा भी डे ऑफ है। तो अभी जस्ट उठा था, लॉन्ड्री करनी है। देख लो, थोड़े से बाल बूल भी बढ़ गए, इसको भी कटा के आएंगे दाढ़ी थोड़ी, और थोड़ा सा सामान खत्म हो गया, ग्रोसरी नहीं है। तो डे ऑफ में जनरली यही होता है, बाकी दिन तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और धीरे धीरे दिखाता हूँ कैसे रहेगा दिन सारा। बट आज की बेसिकली इसको यहाँ रख देते हैं, पहले काम भी होता रहेगा। और एक मिनट देख लूँ मैं सही आ रहे हैं कि नहीं। हाँ बस ठीक है। तो हाँ ठीक है, बाकी आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ गया है कि क्या स्टेप बाय स्टेप जर्नी है इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की। और मैं सारे कमेंट्स रीड करने के बाद मेरे को एक आइडिया आया है कि क्यों ना एक सीरीज़ बनाऊँ, फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड स्टेप तक। और जो जो चीज़ें हैं जिसके बारे में डिटेल आपको जाननी होगी, तो मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊँगा, एक सीरीज़ बनाऊँगा। प्रायोरिटाइज करूँ, हर एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करूँगा कि फर्स्ट स्टेप, आज आप वीडियो देखोगे, एक सारे स्टेप्स देख लोगे, उसके बाद आप फर्स्ट स्टेप क्या लो उसको प्रायोरिटाइज करके उसके बारे में इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। तो सब कुछ मैंने प्लान कर लिया है और 4 वीक्स तक यही सब चलता रहेगा। 4 वीक्स में हर एक वीक की 2 वीडियो या 1 वीडियो और डिटेल में जाएंगे, तो ताकि हर किसी को समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है क्या 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 करना है। किसी को ऐसे ना लगे, किसी को ऐसे ना लगे कि भाई क्या होने वाला है, और कोई बंदा उस ये नहीं लगे पिछड़ा ऐसा ना लगे, ठीक है। बाकी अब लॉन्ड्री करके निकलते हैं सलून के पास, और मैं धीरे धीरे इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। और बाकी दिखाता हूँ आपको मेरा दिन कितना एक्साइटिंग रहता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं करने को, और कितना रिलैक्स हो पाता है। एक्चुअली में रिलैक्स होता भी आया, बस इन्हीं कामों में दिन निकल जाता है कि कितने 5-6 दिन ऐसे निकालने के बाद 7वां दिन ऑफकोर्स घर के कामों में निकल जाता है। खैर घर तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन में यही प्लस पॉइंट ये है कि ऊपर से आपके पास कोई बिल नहीं होते अलग से, बस अकेला रेंट पे करना होता है आपको। उसके बाद भी डन, जितना मर्जी आपका लोड है आपका टाइम पर हो, इसको बिना ये टेंशन रखे कि बिल क्या आना है, क्या से मिलेगा, पानी कितना बजे आगे। चलो फिलहाल तो निकलता हूँ मैं सलून के लिए। 30 मिनट्स लग जाते हैं पहुँचने में, अगर होलबली 30 मिनट लगते हैं, वैसे गाड़ी से तो 15 मिनट लगते हैं। और 10:30 की अपॉइंटमेंट बुक करी थी, अपॉइंटमेंट लेके चलता है यहाँ पे, ताकि देखो टाइम भी ना वेस्ट हो, मुझे पता हो कैसे रहेगा। करता हूँ बाइक स्टार्ट, यहाँ से ऑन होती है। तो अब साइकिल चला के जा रहा हूँ, पर अभी जैसे आपने देखो कितनी अच्छी लोकेशन है, और आगे तो और भी अच्छी आती है। नदी के किनारे जाते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब काफी मजा आता है। एक तो फिट भी रह रहा हूँ और एडवांटेज भी देखो कितने सारे हैं। बस एक डिसएडवांटेज है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बट अभी वही है, प्रायोरिटी की बात है। प्रायोरिटी मेरी फीस है और अदर एक्सपेंसेस हैं, तो इसलिए मैंने अपने थोड़े कंफर्ट को और उस चीज को थोड़ा नीचे रख रखा है, क्योंकि अभी इतनी मेरे को जरूरत भी नहीं है कार की, यहीं से पास में है, साइकिल से गुजारा चल जाता है। पर हाँ, जिस दिन फीस निकल जाएगी फिर एक मतलब खर्चा थोड़ा कम होगा। खर्चा तो नहीं है खैर, पर थोड़े पैसे वहां नहीं जाएंगे, तो मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। ये देखो बादल देखो आप, मुझे ऐसे पास में आ रहे हैं। यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, बस मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गया, धूप एकदम से निकल गई। पहले इतनी धूप थी नहीं, और एकदम से यहाँ पे चेंज हो जाता है सब कुछ। बाकी ये देखो, ये इतनी स्पीड पे चल रही है, इलेक्ट्रिक बाइक है, इतना ज़्यादा जोर नहीं लग रहा। यहाँ पे एक एलिवेशन लेवल दिखाएगा, ये थोड़ी सी एलिवेशन आई है और मेरे को कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप चल रही है। ये देखो, कोई जोर नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं करा, तो इतना हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता। बस पहुँच गया हूँ ऑलरेडी, साइकिल अभी लॉक करी है, और अपॉइंटमेंट मेरी थी, अपॉइंटमेंट सलून के पास 10:30 जाना, तो उससे थोड़ा सामान लेना था परसों के, तो यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से मेरे को 15 मिनट में यहाँ से फारिग होकर फिर बाल बुल कटवाता हूँ। तो सामान मैंने ले लिया, 10 मिनट में फारिग हो गया, अभी भी 20 मिनट बचे हैं। सोच रहा हूँ ग्रोसरी कराऊँ जाके, बट ना अगर लेट हो गया तो फर्स्ट जगह उधर बंदा वेट नहीं करता वो, क्योंकि इतनी लाइनअप लगा होता है सारा स्केड्यूल, उसका भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक बार हो गया था ऐसे, जब भी तो कह रहा हूँ तो कटिंग नहीं करी थी साल में, बस उधर जाके बैठा तो 20 मिनट वेट कर लूँगा। तो हाजिरी मैंने लगा लिया, और मैं चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ही बता देता हूँ, इतना मैंने सोचा। तो पहले तो सबसे पहले तो
मैं कोई पागल नहीं बना रहा है एक्चुअल में। जो भी चैनल पे न्यू है फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। पूरे ये 4 वीक्स हर एक स्टेप बताऊँगा ई चीज़ कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, SOP कैसे लिखनी है, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। जितने भी मैंने कमेंट्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ जिन चीज़ों से मैं गो थ्रू कर रहा था, वो चीज़ें जितना भी मैंने देखा, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस करा, और हर एक स्टूडेंट करता है, मैं हर एक चीज़ वीडियो बना के डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इजी है वीडियो, जो ये स्टेप्स है मैं वो स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहला आपका स्टेप रहने वाला है कि जितने भी आप स्टूडेंट्स हो सबके सब ये वीडियो है बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए रहने वाली है। स्टेप्स दोनों के लिए सेम है, तो ये चीज़ माइंड में रखना। सारा रोड मैप दूंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, अपना PT और आइल्स के स्कोर पे फोकस करो। जितने अच्छे बैंड्स ला सकते हो उतना अच्छे बैंड्स लाओ, जितना अच्छा स्कोर ला सकते हो उतना अच्छा स्कोर करो। अगर 7 ईच ला सकते हो तो बहुत अच्छी है। आइल्स में अगर आइल्स कर रहे हो, नहीं तो PT कर लो। PT में 7 ईच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप बहुत ज़्यादा है कि फोकस करो अपने इंग्लिश स्कोर पे। इससे आपको मोर ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके पास। लेकिन अगर आपके पास 7 ईच ऑलरेडी होंगे, आप कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो, क्योंकि किसी कोई कोर्सेज में ऐसे होता है कि एलिजिबिलिटी में ही इंग्लिश रिक्वायरमेंट 7 ईच होती है, और काफ़ी स्टूडेंट्स के नहीं होते, वो उनके थोड़ा कम स्कोर होता है, इस वजह से उनको वो कोर्स ड्रॉप करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा सिनेरियो हो। तो आप इंश्योर करो कि टारगेट रख लो कि 8 बैंड लाने हैं। टारगेट 8 का होगा तो 7 तो आ जाएंगे। और बाकी जब आप अपनी PT वगैरह कर रहे हो साथ साथ, तो इसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम अपनी रिसर्च करते रहा करो कि कोर्स कौन सा चूज़ करना है आपको, किस और क्या आपको पढ़ना है, क्या आपका इंटरेस्ट है, और कहाँ जाना है, कौन से स्टेट में जाना है, कौन से रीजन में जाना है ना। अपनी इस प्रोसेस के साथ साथ ही अपना ये चीज़ थोड़ी रिसर्च क्लियर रखो, क्योंकि अपने माइंड में क्लियर रखो कि भाई ठीक है यहाँ चला जाऊँगा, या कोई रिलेटिव रहता है ऑस्ट्रेलिया में, उसके पास आना है, ठीक है, वो तो चलो ठीक है बात है, बट क्या पढ़ना है ये तो आपको खुद देखना है ना। और रिसर्च करो इसके साथ साथ, ठीक है। सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं कि आपका PT का रिजल्ट आ गया, आइल्स का स्कोर आ गया, और आपने 7 ईच कर लिया। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आप ऑफकोर्स एजेंट चूज़ करोगे, और एजेंट ऐसा कोई चूज़ करना जिसके पास आपकी ट्रांसपेरेंसी रहे। क्योंकि मैं एग्जांपल दूं कि मैंने जो अपना एजेंट जो मेरा था वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी ID भी रखी हुई थी, और हमेशा कोई भी वो आता था, अपडेट आता था, तो मुझे भी साथ साथ पता होता था। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हुआ है कि मैं देखता था, मैं अपने एजेंट को कॉल करता था कि ऐसा अपडेट आया, क्योंकि मेरे को सब हर एक चीज़ पता थी। तो ऐसे एजेंट के पास जाना, ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे हो। 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं कि आपका वीज़ा लगे, ठीक है। एजेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोर्स सेलेक्ट करना, उसके बाद अप्लाई करना। अगर वो बीच में वीडियो कट होगी, आईफोन स्प्लिशफुल का वो आ गया था। चलो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, पैटर्न को ऑब्जर्व करो, और वो आपके पास जैसे 3 हफ्ते तक लगातार अपडेट आ रही हैं उस डेट को, और चौथे हफ्ते आपके पास वो अपडेट आया नहीं, तो अपने एजेंट को कुछ फ़ोन करो, कुछ रॉन्ग तो नहीं है, कुछ इशू नहीं तो नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, क्योंकि मैं पैटर्न ऑब्जर्व करता था, मेरे पास कोई अपडेट ही नहीं आ रहा था मेरा वीज़ा लॉन्च होने के बाद। तो मैंने खोल के देखा, अपना ईमेल अकाउंट होता है, मैंने अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करा, उसमें देखा कि मेरा येलो फ्लैग था। येलो फ्लैग का मीनिंग थी कि मेरी फाइल होल्ड पे डल गई थी। तो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व करा, और उसी हिसाब से मैंने अपना एक्शन लिया। तो ये मेक श्योर करना कि पैटर्न ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो चलो, आपके पास मान लो कि सारे पेपर्स आ गए, है ना, ऑफर लेटर आ गए। ऑफर लेटर के बीच में 2 हफ्तों का, किसी के पास 1 हफ्ते में होते हैं, किसी के पास 2 हफ्ते में होते हैं। तो इस दौरान क्या करना है? इस दौरान आपको सारे पेपर्स लेने हैं जो आपको स्पॉन्सर करेगा। ITR रेडी करवानी है। अगर पेरेंट्स की ITR रेडी नहीं है तो पेरेंट्स की ITR रेडी करवाओ, और अगर लोन लेना है तो बैंक का लोन इशू करवाओ। जो भी सारे पेपर वर्क है वो उसको सबको पूरा करो, ठीक है। पेपर वर्क पूरे करो। बैंक के लोन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉई है आपके घर में तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी उसकी, ठीक है। और वैसे अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो उसके तो सारे पेपर वर्क अप टू डेट रहते ही हैं। और सपोज अगर आपका अपना बिजनेस है, या फादर आपका बिजनेस करते हैं, मदर आपका बिजनेस करते हैं, तो ITR मेक श्योर करना, बनवाना। और जो भी बंदे आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, कोई भी हो सकता है, आपकी बुआ हो सकती है, आपकी चाचू हो सकते हैं, दादी हो सकते हैं, कोई भी आपके इन रिलेशन में जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन में आते हैं वो आपको सबसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट वही बात है, जो वो स्पॉन्सर करेंगे उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सारी ITR और जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स सब लगते हैं, ठीक है। और उस पर स्टैंप लगेगी, वो आपको बता देगा, आपका एजेंट कोर्ट से जाकर उस पर स्टैंप लगवानी होती है। और मेक श्योर करना कि ITR जेन्युइन दिखाना। 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, कोई इशू नहीं है। मेक श्योर करना बस जेन्युइन होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। जेन्युइन दिखा दो, 4 बंदे मिलकर दिखा दो, बराबर हो जाएगा हिसाब। पर अगर कांटा लगेगा ना तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और वो मांगते हैं सिर्फ हमारे से 3 महीने पुराने फंड्स, जो कि $29,000 होते हैं, $30,000 ऐसे हैं, और 1 साल की फीस मांगते हैं। तो करीब आपको अपने अकाउंट में लगा लो कि 33 से 40 लाख के बीच में दिखाने पड़ते हैं। और इतने ही होने चाहिए 3 महीने पुराने। ऐसे नहीं कि आप करोड़ दिखा रहे हो, जंप लग रही है आपके क्रेडिट्स के बीच में, 10 लाख की सीधा आपके पास क्रेडिट होगी, ऐसे ना करना। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, हमारे से पहले उसको प्रोसेस हुआ था, उन्होंने ऐसे ही करा था, और उनकी इनकम तो हमारे से बहुत ज़्यादा आई है मेरी फैमिली के हिसाब से।
पर उनका ये था कि जब वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे, इंटरनेशनल एजेंट था उनका, चुना लगा बहुत गंदा, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया उससे। और मेक श्योर करना, ये गलती ना करना, थोड़ा थोड़ा जितना उन्होंने मांगा उतना दिखा देना, वीज़ा आ जाएगा। ज़्यादा स्मार्ट बनोगे थप्पा देंगे वो आपको कुछ भी। तो सपोज करो आपके पास ऑफर लेटर आ गया, अब आपको वेट करनी है कि आपके पास इंटरव्यू की कॉल आएगी और ऐसा होगा। और ऑफर लेटर आने के बाद और जब आपके इंटरव्यू की डेट से पहले आप एसओपी अपनी तैयार कर सकते हो। एसओपी की भी मैं डिटेल वीडियो, क्योंकि ये मेरे लिए थर्ड प्रायोरिटी वीडियो है, मैं इसके डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि आप कैसे क्या क्या अपने एसओपी में लिखना है, क्या कैसे कैसे एसओपी बना सकते हो। और सेम उसी के साथ साथ इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे इंटरव्यू का जवाब देते हैं वो करेंगे। क्योंकि पहला प्रोसेस जब मैं आया था मेरे उसमें होती थी GTE, अब होती है GS जनरल स्टूडेंट, तो वो क्लियर करनी पड़ती है पहले COE लेने से। ठीक है, तो एसओपी और इंटरव्यू कैसे क्लियर करेंगे वो मैं एक नई वीडियो में बताऊँगा, बहुत अच्छी कैसे लिखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं। तो जब आपके पास COE आ जाएगी इंटरव्यू से पहले, आप अपनी एसओपी पे ध्यान देना पूरा फोकस से। ठीक है, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। एसओपी आपने लिख ली, आपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली, क्वेश्चन तैयार कर लिया, आपका इंटरव्यू है। अब आप इंटरव्यू दे रहे हो और सब देख रहे हैं, जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, सबका इंटरव्यू क्लियर हो गया, सबकी GS क्लियर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके बाद हमारे को भरनी होती है फीस। वो कहते हैं कि फीस भर दो, उसके बाद आपकी COE आ जाएगी। बहुत ईजी प्रोसेस है। तो फीस कैसे भरते हैं? फीस भरने के भी मेथड होते हैं, या तो डायरेक्ट कर दो या TDS के थ्रू कर दो। TDS में ऐसे होता है कि मेरे 5 लाख होते हैं, 6 लाख से ऊपर होते हैं, जब पैसे करते हैं 2 TDS करवा लो, 3 TDS करवा लो, वो पूछते हैं आपसे। और इंटरव्यू में भी आपसे फिर पूछेंगे कि आपने इंश्योरेंस कहाँ से लेना है। मैंने जैसे कह देते कि मैं तो यूनिवर्सिटी से ले लूँगा, कुछ लोग बाहर से भी लेते हैं, काफ़ी बंदे होते हैं। तो वही है, इंटरव्यू में बस दिमाग रखना है। ये मैं बात इंटरव्यू वाले वीडियो में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, मान लो आपने फीस भर दी, उसके बाद आपकी COE आ गई, और फिर जब आपकी COE आ जाएगी उसके बाद आपका ईमेल अकाउंट बनेगा। उसके बाद आपसे फिर एक CA रिपोर्ट होती है। CA की रिपोर्ट में आप जितना चाहे उतनी चीज़ें दिखा सकते हैं। आपके पास 10 किलो ज़मीन है, 100 किलो ज़मीन है, इतना कैश पड़ा है, इतना सोना पड़ा है, इतनी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आप जितना ज़्यादा दिखाओगे उतना बढ़िया। ठीक है, उसके अंदर दिखाओ। उस CA रिपोर्ट में ये होता है कि इस बंदे के पास करोड़ों रुपए की जायदाद पीछे पड़ी है, तो ये मेक श्योर करेगा कि वापस आएगा और एसओपी में वापस आएगा। ये वाला पॉइंट, वापस आने वाला पॉइंट मैं क्लियर करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और CA रिपोर्ट होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल कराने के लिए आप वहाँ भी जा सकते हो, है ना। इस COE आने के बाद वीज़ा लॉन्च होने से पहले मेडिकल भी होता है, उसके अंदर TB वगैरह सारे कुछ चेक करते हैं, सारी आपकी बेसिक हेल्थ, है ना। और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, और कोई भी, उनको एक थोड़ी सी और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, HBA HBB, ये टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद उनका मेडिकल क्लियर होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये टेस्ट दिया नहीं था और इसी वजह से ही मेरी फाइल पे येलो फ्लैग आ गया था। अदरवाइज मेरा वीज़ा साथ आ जाता, साथ। बट चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे हूँ, वो मैटर करता है। ठीक है, जब आपके पास आपका मेडिकल आ जाएगा, आपको अपने एजेंट की फीस भरनी है, उन्होंने आपकी फाइल लॉन्च कर देनी है, और उसके बाद आपने सिर्फ अपने वीज़ा का वेट करना है। कितना ईजी प्रोसेस था, सिंपल प्रोसेस था, बट इस दौरान वाट लगी जाती है, ऐसी तैसी हो जाती है। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जब आपका वेटिंग टाइम होएगा ना, वेटिंग टाइम में आप रिसर्च करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, यहाँ पे आके कैसे बात करते हैं, कैसे असाइनमेंट्स करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आके आप एकदम डम हो। इसके बारे में भी हम एक इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, ये तो सीरीज चल रही है पूरी, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में आगे हो, असाइनमेंट कैसे करें, लोगों से बात कैसे करें, बेसिक एटिकेट्स क्या है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें लोगों से। तो हर एक चीज़, पूरा साल का रोड मैप है मेरे पास, आप सब करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टेप्स तो मैंने बता दिया। मैं अपनी कटिंग कराने जाता हूँ, 4 मिनट रहते हैं, कहीं और किसी और क्लाइंट को ना पकड़ लियो। चलो भाई, हेयर कट हो गया, ग्रोसरी होगी, बस अब ब्रेकफास्ट करके से फिर चलते हैं। चलो लगभग सारे काम हो गए हैं, बटोंगा पहुंच गया था मैं, और हेयर कट हो गया, ग्रोसरी होगी, सब कुछ होगा। तो बाकी मेरा लाइसेंस मुझे पिकअप करना है यहाँ से, क्योंकि मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस यहीं पे है, यूनिवर्सिटी का तो लाइसेंस यहीं पे आएगा, और मुझे कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फिजिकल कार्ड मांगते हैं। अगर सीक में जो सीक ऐप होती है जॉब से अप्लाई करने के लिए, तो जॉब्स देख रहा हूँ मैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि फिजिकल लाइसेंस दिखाओ पहले वेरीफाई करने के लिए। तो बस वही पिकअप करने जा रहा हूँ, और बस यही था आज का व्लॉग। बाकी आप लोग कमेंट्स करते रहो, लाइक करते रहो, सपोर्ट करो, शेयर करो, ठीक है, और बताते रहो आपको किस किस के बारे में जानना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें डाउट्स आ रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, मुझे DM कर दो। बाकी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि वीडियोस बनाऊँ ताकि हर किसी का मतलब मास में डाउट्स क्लियर हो सके। बाकी मैं पर्सनली सबको बता दूंगा, किसी के डाउट्स हो तो मेरे को DM कर देना, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।